डियर व्यूअर्स, ईद मुबारक। आप देख सकते हैं ये पीछे ये तस्वीर है। इसमें इंडिया के बहुत दो बड़े महान अदाकार और अदाकारा यानी राजकुमार और नरगिस है। ये फिल्म है मदर इंडिया, उसका एक ये सीन था। तो आज जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं एक, समझें इसको, ये सिक्वल है कि अभी बहुत मशहूर इंडिया की जर्नलिस्ट हैं स्मिता प्रकाश, उन्होंने एक पॉडकास्ट की है रज़ा मुराद के साथ। रज़ा मुराद इंडिया के एक बहुत सीनियर एक्टर हैं। उस गुफ्तगू में उन्होंने जिक्र किया था बहुत से अदाकारों का, उसमें एक नाम राजकुमार का भी था। उसके हवाले से उन्होंने बताया जो हैरत थी व्यूअर्स के लिए, काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स के लिए, जिसमें खुद होस्ट के लिए भी। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूछा कि राजकुमार की कास्ट क्या थी। कास्ट एक बहुत ही अहम इशू है इंडिया में और किसी हद तक पाकिस्तान में भी, कास्ट, जाति। तो उन्होंने उनको बताया कि वो कश्मीरी पंडित थे। तो मैं यहाँ थोड़ी सी जो बात कही है उसमें कुछ ऐड कर दूं कि राजकुमार साहब पैदा हुए थे लोरलाई बलूचिस्तान में, अनडिवाइडेड सब कॉन्टिनेंट में, 1926 में, अक्टूबर 1926 में। और इनका नाम कुलभूषण पंडित था। और 40 की जो डेकेड है उसमें आखिर में इनकी फैमिली ने उस जो बॉम्बे कहते थे वहाँ ये लोग चले गए। राजकुमार साहब ने अपने फिल्म कैरियर स्टार्ट करने से पहले एक पुलिस ऑफिसर की नौकरी की थी। और एक डिस्ट्रिक्ट है बड़ा मशहूर मुंबई का, माहिम, वहाँ हुआ करते थे। तो ये इनके हवाले से बात थी कि ये कश्मीरी पंडित थे कास्ट के हवाले से। इसी तरह हम आते हैं दूसरी कास्ट पर। हम इस सेगमेंट में गुफ्तगू कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कास्ट के ऊपर कि कास्ट का फेनोमेनन जो है वो है क्या इंडिया के अंदर। कास्ट जो है, हम दूसरे बहुत बड़े मेगा स्टार इंडिया के अमिताभ बच्चन जो है वो सरनेम कास्ट को नहीं इंडिकेट करता। अमिताभ बच्चन भी ब्राह्मण है और इनके वालिद भी अपने नाम के साथ बच्चन लगाते थे। वो कहीं से नहीं पता चलता कि इनकी कास्ट कौन सी है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा अपने व्यूअर्स के लिए कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने के लिए कि कास्ट का जो मामला है, वर्ण और जाति वो क्या है। वर्ण को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर उसके सबसे आखिर में शूद्र। और जो इनसे भी नीचे लोग हैं यानी शूद्र से, उसमें दलित हैं, और दलित में टचेबल्स भी हैं और अनटचेबल्स भी हैं। और एक बहुत मशहूर इंडिया के प्रोफेसर श्यामलाल जो वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी के, और बहुत पढ़ाया, बहुत किताबें लिखी हैं। उनकी मशहूर किताब है कि बहुत ही जो लोग कचरा उठाते हैं, सफाई करते हैं, गटर में उतर जाते हैं, मर भी जाते हैं उसमें, उनका ताल्लुक भी उससे था, कहते चाहिए समाज से। भंगी, अपने किताब का टाइटल भी उनका इसी किस्म का है, भंगी। तो ये मामलात हैं कि इंडिया में इस वक्त जो ब्राह्मण हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, वो इंडिया में जो स्टेट्स हैं उसको हम थोड़ा सा देखते हैं तो सबसे ज़्यादा 22% है ये उत्तराखंड में। उत्तराखंड एक स्टेट है जो यूपी से चंद डेकेड्स पहले अलग हुई है। और यूपी में 10% या 10 से थोड़ा सा ऊपर होंगे, कश्मीर में भी 10 से ऊपर हैं। लेकिन इंडिया के बाकी तमाम स्टेट्स में ये 10% से नीचे हैं कि तनासुब पॉपुलेशन के अंदर। ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर हैं ब्राह्मण है, बंगाल की, वेस्ट बंगाल की,
लेकिन वहाँ पर ब्राह्मण का जो तनासुर है पॉपुलेशन में, हिंदू पॉपुलेशन में, वो सिर्फ 5% है। इसी तरह आप महाराष्ट्र, वहाँ फडणवीस चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ भी 5-6% है। इसी गुजरात वगैरह वगैरह हम देखते हैं। तो ये पॉपुलेशन के हिसाब से ये इनका ओवरऑल पॉपुलेशन है, उसमें ये तादाद इनकी कम है। लेकिन जो इनके प्रेजेंस है वो बहुत ओवरवेलमिंग है स्कॉलरशिप के हवाले से, क्योंकि ब्राह्मण का नाम ही स्कॉलर का है, प्रीस्टली जॉब होता था। तो उसके बाद सब लोग तो प्रीस्टली जॉब नहीं करते, ये तमाम ज़िंदगी के शोबों में बड़ी नुमाया पोजीशन में ब्राह्मण। और कहते हैं कि अल्लामा हमारे जो हैं, इनके भी पूर्वज कश्मीरी पंडित थे, तो बाद में मुसलमान हो गए थे। तो ये ब्राह्मण के बाद तो कश्तरी आए हैं, कश्तरी के बाद आपके वैश्य हैं, और कश्तरी जो हैं उसमें यानी कि वॉरियर्स, लड़ने वाले, इंतज़ाम करने वाले वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। और वैश्य जो हैं वो मोस्टली वो जिसको कहते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स के हवाले से हैं ये लोग। शूद्रा जो है वो मैनुअल जॉब्स के लिए हैं, जैसे मेहनत के काम है, जिसमें हाथों से काम होते हैं वगैरह, ये सब चीज़ें। अब ये सवाल आता है, लोग अक्सर पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, अब ये 11वां साल है उनका मुसलसल प्राइम मिनिस्टर हाउस में, इनकी कास्ट क्या है, और उसके बारे में लोगों ने बताया भी है, सबको पता है कि ये ओबीसी हैं। अच्छा, ओबीसी को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर कि ओबीसी क्या है। इंडिया की जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज़्यादा जो तनासुब है, रेशो है, वो इस ग्रुप की है, ओबीसी की, यानी लगभग 42% टू 45% इस तरह से। और इसके अंदर बेतहाशा कास्ट आती हैं, और उसमें मोदी कास्ट भी है, जाट भी इसी का ताल्लुक भी इसी ग्रुप से है। और एक बहुत बड़ी यूपी के अंदर आबादी है, और बिहार में यादव्स की, उनका ताल्लुक भी ओबीसी से है। गो के वहाँ एक मसला है, या एक क्लेम है, वो कहते हैं उनका ताल्लुक कृष्णा से है। तो वो क्षत्रिय थे, तो वो भी उसके हवाले से क्षत्रिय हुए। बहरहाल ये इनके मामला हैं। इस वक्त जो काफ़ी अरसे से यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, ये ठाकुर हैं, यानी कि राजपूत हैं, और इनका ताल्लुक अपना क्षत्रिय ग्रुप से है, वरना के इस दायरे में रहते हैं क्षत्रिय में। और कहा जाता है कि कि इससे पहले तो जो चीफ मिनिस्टर थे वो उनसे लोअर कास्ट के थे, यानी हिसाब देखा जाए, यानी यादव, अखिलेश यादव या बहन जी जिनको मायावती को, वो तो दलित हैं। तो जो चीफ मिनिस्टर हाउस आने के बाद उन्होंने उसको पाक करवाया, साफ़ करवाया था कि वो, क्योंकि लोअर कास्ट के लोग थे, और इसके बाद ये वहाँ पर आए। तो ये बहुत ज़्यादा उसका मामला रहा है। तो एक हम बात कर रहे थे अपने इसके राजकुमार साहब की, कि वो कश्मीरी पंडित थे, टॉल, और उसके साथ उनकी आवाज़ थी, और आवाज़ में एक उन्होंने तकिया कलाम जिसको बना लिया था, जानी, वो सबको जानी कह के मुखातिब करते थे। और इसी तरह से इन्हीं एक और कश्मीरी पंडित जो बहुत मशहूर अदाकार हैं, वो हैं अनुपम खेर। बहुत सारी फिल्में उनकी, कश्मीर फाइल्स जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिल्म आई है, उसमें सबसे अहम रोल प्ले किया इन्होंने। बहुत ही ज़्यादा इनके बारे में क्रिटिसिज्म है कि ये बहुत, इनका जो विजन है बहुत ही मायोपिक है, और बहुत ज़्यादा हिंदू मुसलमान करते हैं ये। तो ये मैंने इसका मोटा मोटा कि वर्ना सिस्टम पर जाती वो किस तरह से है। तो अब हम एक और चीज़ को हम लेके आते हैं अब, कि राम जो थे वो खुद भी क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, लेकिन उनका जो युद्ध हुआ था, यानी जंग हुई थी रावण के साथ, रावण ब्राह्मण था। और एक और ही एंशिएंट
इंडिया के हवाले से बात है कि जब कृष्णा की फाइट हुई थी अर्जुन से, तो दोनों क्षत्रिय थे। तो ये कास्ट सिस्टम कहा जाता है कि अर्ली वैदिक पीरियड में उसके मायने कुछ और थे, फिर लेटर वैदिक पीरियड में इसके मायने कुछ और हो गए। होगा, ऐसा यकीनन होगा। लेकिन ये इंडियन सोसाइटी का और किसी हद तक पाकिस्तानी सोसाइटी में भी और इंडियन मुसलमानों में भी इसके असरात बहुत ज़्यादा हैं कास्ट सिस्टम के। कास्ट सिस्टम को ओवरलुक नहीं किया जा सकता किसी भी हवाले से। तो आखिर में मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो एक कंट्रोवर्सी अभी शुरू हुई है नई इंडिया में। एक एसपी यानी जो अखिलेश यादव की पार्टी है, उसके एक राज्यसभा का मेंबर हैं सुमन साहब, राम सुमन। उन्होंने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बयान दिया है राज्यसभा में, और उसमें उन्होंने कहा कि बाबर को, जिसने मुग़ल एम्पायर कायम की थी इंडिया में, उसको उसने बुलाया दावत दे के, क्या आओ कि यहाँ पर से दिल्ली सल्तनत उसके पास है, इब्राहिम लोदी के पास, उसको हरा दो। और उनका ख्याल ये था कि वो तैमूर की तरह उसको हराने के बाद चले जाएंगे तो राणा सांगा के पास ये जगह आ जाएगी। और उसमें बाबरनामे में भी उसने जिक्र किया है इस चीज़ का, बाबर ने खुद, कि मुझे न्योता या एक इन्विटेशन आया था और 2 एनवॉयज आए थे, एक तो राणा सांगा के थे और दूसरे जो थे इब्राहिम लोदी के भतीजे थे या कौन थे रिश्तेदार, वो गवर्नर थे पंजाब के, दौलत लोधी, वो भी उस साजिश में शामिल थे। और उन्होंने मुझसे उन नुमाइंदों के ज़रिए, एनवॉयज के ज़रिए ये कहा कि आप आएँ, जब आप जंग करेंगे तो उस जंग में हम आपको साथ देंगे। और बाबर ने अपने उसमें ये लिखा कि जब मेरी जंग हुई है, बाबर ने, आपको पता होगा, इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और उसकी वजूहत कई हैं, ख़ासतौर पर गन पाउडर वाली बात है कि बाबर गन पाउडर के साथ आया था। उस वक्त नॉर्थ इंडिया में गन पाउडर का इस्तेमाल नहीं हुआ था ना, वो बिल्कुल वाकिफ़ ही नहीं थे इस चीज़ से, कह सकते हैं। सदर्न इंडिया के अंदर था कुछ, लेकिन वो भी बहुत ही मामूली उसमें होगा इससे पहले। तो बाबर ने उनको हरा दिया था। और फिर बाबर का इनसे भी जंग हुई है, राणा सांगा से। राणा सांगा से एक मरतबा जो हुआ उसमें बाबर को पछता होना पड़ा, वो वापस आ गए। और दूसरी जो खानवा की जंग है, उसमें बाबर ने पूरी तरह से राणा सांगा को शिकस्त दे दी थी। तो उन्होंने उनको ये कहा कि मुसलमानों को ये कहा जाता है कि बाबर की औलाद है। तो ये जो है, आप लोग जो हिंदू हो वो राणा सांगा की औलाद हो, वो उसको मैं तो बहुत ज़्यादा प्राइड लेते हैं कि राणा सांगा तो बहुत बड़ा है, वाकई वो बहुत बड़ा इनका राजा था, किंग था, और कन्फेडरेसी थी बहुत बड़ी, उसको वो एक तरह से हेड करता था। इन आसपास की रियासतें थी, मुजफ्फरुद्दीन थे वहाँ पर गुजरात में, या इस तरफ खिलजी मांडवा में, ये सब लोग उसके साथी थे एक तरफ से। तो वो बहुत बड़ा वो था, उसको उन्होंने गद्दार कहा। तो गद्दार के लफ्ज़ से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वहाँ पर वो मामा हुआ। करनी सेना जो उनकी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है या राजपूतों की, उनके लोगों ने वहाँ पर अटैक भी किया घर पे जाके उसके पूरे, और वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर इस मामले में लॉ एंड ऑर्डर वाला मसला बन गया। लेकिन पार्टी ने एक तरह से उसको अपने इसको साथी को सपोर्ट किया, समाजवादी पार्टी एसपी। और यहाँ ये बताना ज़रूरी है, राणा सांगा जो थे राजपूत थे, क्षत्रिय थे, और जो इनके राज्यसभा के मेंबर हैं जिन्होंने ये बात कही है बहुत कंट्रोवर्शियल, ये दलित हैं। यानी दलित ये हुआ शूद्र से भी नीचे, क्योंकि मोस्टली ओबीसी जो कास्ट हैं जिसको मैंने जिक्र किया, ज़्यादातर वो शूद्र हैं। ये तो उनसे भी नीचे हैं, कौन? दलित। और दलित के अंदर फिर मज़ीद आप देखें तो वो जाके नीचे टचेबल्स का, अनटचेबल्स का भी मसला आता है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपनी एक पूरी ज़िंदगी भर की एक कैंपेन चलाई थी, तो उसमें ये कहा जाता है कि दलित जो थे उनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन बहुत सारे दलित थे, उन्होंने हमेशा अपने उन पर शुबा ज़ाहिर किया, क्योंकि इनमें जो सब कास्ट हैं, ख़ास तौर पर महार कास्ट, वो तो इनके साथ थी।
लेकिन चमार जो थे दलित में, वो उस तरह से इनके साथ नहीं थे। और मांग, ये सारे मामला थे। तो इंडिया में जो है ये जो कास्ट का मसला है, या फिर ये जो हिस्ट्री को देख रहे हैं मज़हब के हवाले से, ये मसला ये बहुत ही पेचीदा है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, कुछ भी ब्लैक एंड वाइट में नहीं है। तो ये एक बेहतरीन पास टाइम बना लिया है इंडिया में, और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। तो उनके जो मिलिटेंट विंग्स हैं, ये VHP है और दूसरे लोग हैं, वो इन चीज़ों को 300 साल पुरानी बातें, 500 साल पुरानी बातें उठाते हैं कि जब उस ज़माने की, जब ना नेशन थी, ना नेशन स्टेट का कोई कंसेप्ट था, ना पासपोर्ट था, ना बाउंड्रीज थी, जिसकी जो फिफ्डम है वो उसका बादशाह है, राजा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखते कि आपने यानी कि उसके हवाले से कि औरंगज़ेब ने मंदिर तोड़े, यकीनन ऐसा हुआ होगा। औरंगज़ेब ने तो बहुत सारे विद इन मुस्लिम कम्युनिटी बहुत से लोगों को प्रोसिक्यूट किया है, और बहुत सारी बातें ठीक होंगी, लेकिन उसकी इन चीज़ों का आज के मुसलमान तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। और दूसरा, उसने कुछ जो काम इनके लिए किए कि ग्रांट्स दी इनको मंदिर बनवाने के लिए, ट्रिब्यूट्स दिए वगैरह वगैरह, बहुत अच्छे काम भी तो किए सोसाइटी के लिए। और उसकी फ़ौज में कौन थे? उसकी फ़ौज के सब जो मेन सब सलार थे वो हिंदू थे। जिस तरह के शिवाजी की फ़ौज के जो सब सलार थे वो एक मुसलमान थे। तो ना ये हिंदू था मामला, ना मुसलमान था। इस सिर्फ पावर का वो था, जिसमें आपको फिर देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। ये आपने चाणक्य को देखना पड़ता है, तो चाणक्य के बाद ये मैकियावेली जो आपका इटालियन था, ये 400 साल पहले, 600 साल पहले, इसको देखना पड़ता है। और उससे हमें अंदाज़ा होता है कि पॉलिटिक्स तो कुछ और चीज़ है। तो इसमें मज़हब वाला मामला होगा एक फैक्टर, लेकिन ये की और प्रिंसिपल फैक्टर नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। तो मेरा ख्याल है कि कास्ट के हवाले से हमने, और उसके साथ जो एक रिलीजन की बात हो रही है इंडिया में, उसके हवाले से कुछ चीज़ों को एड्रेस किया है। मेरा नाम सरफराज अहमद है। आई एम ग्रेटफुल टू जनाब सरफराज अहमद. मैंने जब सरफराज अहमद ya работать в Газета, Карачи, Пакистан. أنا सरफराज अहमद नाइब रईस तहरीर في जरीदा कराची, पाकिस्तान. हम कुत्तों से बात नहीं करते, ठीक है? बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। राना का माल तो बड़ी शान से राना तक पहुंचेगा, डीके। ले जाने की बात तो भूल जाओ। अगर तुमने गलती से उसे कहीं देख भी लिया तो हम तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे, तुम्हारी आने वाली नस्लों की नींद भी उस मौत के खौफ से उड़ जाएगी।